हेलो हाय एवरीवन, दिस इज नेहा सैनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम आज हमारा नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो अब हम मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको मैटर को समझना होगा कि जिसकी प्रॉपर्टी आप समझना चाहते हैं एक्चुअल में वो मैटर है क्या। तो मैटर कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सिर्फ शर्त क्या है, उसका कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, कुछ ना कुछ शेप होनी चाहिए और कुछ ना कुछ वॉल्यूम होनी चाहिए। कहने का मतलब जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर सके वही आपकी क्या होती है, मैटर होती है। जैसे कि हमें पता है हमारा जो स्टेट ऑफ मैटर है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस में आपकी हवा यानी कि एयर भी आती है। अब आप कहेंगे कि एयर तो हमारे चारों तरफ है, इसको मैटर कैसे माने। तो भाई अगर आप एयर को किसी सिलेंडर में बंद करके रख देते हैं तो उसकी शेप भी बन जाती है, उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी हो जाती है। तो आप कह सकते हैं कि जो एयर के पार्टिकल्स हैं, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी आपके क्या होते हैं, आपके मैटर में आते हैं। तो अब ये तो हो गया मैटर के मैटर होता क्या है। अब हमें मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। मैटर की प्रॉपर्टीज मतलब कि आप उसके साथ क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो क्या क्या चेंजमेंट दिखाती है। इस चैप्टर में हम बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जानेंगे जो हम करते हैं, देखते भी हैं, बट कभी ये नहीं समझते कि एक्चुअल में ये है क्या। तो हम ये जानेंगे कि जो काम हम करते हैं उसको नाम क्या दिया जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। वही कहूंगी जरूर आपसे कि जो आप डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में काम करते हैं उससे ही रिलेटेड है, बस उस काम को एक नाम दे दिया जाएगा। आपको पता लगेगा कि साइंस की लैंग्वेज में, फिजिक्स की लैंग्वेज में उस काम को, उस वर्क को क्या बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। तो सबसे पहले हम जो मैटर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ हमारी टर्म्स हैं, उनको जानेंगे। तो हमारी जो टर्म्स है उसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है सॉलिड, यानी कि हम जानेंगे सबसे पहले सॉलिड के बारे में। यानी कि मैटर की जो 3 फॉर्म्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें सबसे पहले हमने लिया है सॉलिड। तो सॉलिड जो होता है वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाएं तो अपनी शेप चेंज ना करे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डस्टर है, अगर मैं इस डस्टर के ऊपर फोर्स लगाऊं तो देखिए मैं कितना ही फोर्स लगा लूं ये क्या नहीं होगा, अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मैं कोई स्पंज ले लूं तो आप देखते हैं कि अगर मैं इसको दबाऊंगी, पहले इसको ध्यान से देखिए, इसकी शेप देखिए कितनी मोटी थी, बट अगर मैं इसको दबाऊंगी तो ये अपनी शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से सॉलिड हैं जो क्या करते हैं, अपनी शेप को चेंज कर देते हैं, और कोई ऐसे होते हैं जो शेप को चेंज नहीं करते। तो इनकी प्रॉपर्टीज को हमें जानना है। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले जो टर्म हम सीखेंगे दैट इज इलास्टिसिटी, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। अब ये इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी देखिए, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ ताकि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगी, फिर एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगी कि एक्चुअल में ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है, इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिगेन, उसकी प्रॉपर्टी, किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो रिगेन कर ले अपनी ओरिजिनल साइज को, अपनी ओरिजिनल शेप को, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव सम, मतलब अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लगा हुआ है तो आप जब उस फोर्स को हटा देते हैं तो वो जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है, वो उसकी इलास्टिसिटी होती है। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो स्पंज था, ये पहले ऐसा था, ठीक है, इसका आप साइज देख सकते हैं, बहुत मोटा है ये, लेकिन जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी, तो मैंने लगाया इसके ऊपर ये फोर्स, जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी इसकी शेप भी चेंज हो गई है और साइज भी चेंज हो गया है, हो गया ना, साइज और शेप दोनों ही यहाँ पे चेंज हो गई है। ये जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है जिसकी वजह से इसका साइज और शेप दोनों चेंज हुई है, इस फोर्स का नाम होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। और इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपनी साइज और शेप को दोबारा से ले आता है जब उसके ऊपर से फोर्स हटा दे। जैसे कि मैं अभी इसमें से फोर्स हटाऊंगी
मैंने ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तो ये अपनी साइज और शेप में वापस आ गया। इसका मतलब ये बॉडी कौन सी है, ये बॉडी इलास्टिक बॉडी है। ये चीज आपके समझ में आई कि हमारी इलास्टिसिटी क्या होती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है जब उसके ऊपर लगाए गए फोर्स को हटा दिया जाता है, एक्सटर्नल फोर्स को हटा दिया जाता है। इलास्टिसिटी तो एक प्रॉपर्टी है, बट आपने इलास्टिक का नाम जरूर सुना होगा, जिससे पैंट्स वगैरह टाइट की जाती हैं, जो कपड़े में लगाया जाता है इलास्टिक, आपने सुना होगा। इलास्टिक क्या करता है, इलास्टिक को अगर आप खींचते हैं और जब उसको छोड़ते हैं वो अपनी दोबारा उसी शेप में आ जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। मेरे पास ही रबर बैंड है, ठीक है, ये इसके अंदर छोटे छोटे इलास्टिक लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये जो रबर बैंड है ये क्या करता है, अपनी शेप को इंक्रीज कर सकता है। ये फोर्स मैंने इसके ऊपर लगाया, इस रबर बैंड पे, जो फोर्स मैंने इस पे अप्लाई किया वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, और जब मैं इस फोर्स को छोड़ देती हूँ तो ये अपनी दोबारा अपनी शेप में क्या आ जाता है, वापस आ जाता है। तो ये अपनी शेप में वापस आ गया, दैट्स मीन ये क्या है, इलास्टिक बॉडी है। इलास्टिक बॉडी और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी इसके अंदर है। तो हमने मैटर में सबसे पहले सॉलिड के बारे में जाना, फिर हमने देखा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है हमारी वो होती है इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपनी शेप दोबारा से वापस ले आती है जैसे थी, जब उसके ऊपर से फोर्स को हटा दिया जाए। तो ये तो था इलास्टिसिटी। अब बात करते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जो हमारी इलास्टिसिटी से क्या करता है, रिलेट करता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सम टर्म्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारी इलास्टिसिटी से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को, साइज को चेंज करने के लिए, उस फोर्स को नाम दिया जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। तो देखिए, डिफॉर्मिंग फोर्स इज वन विच, डिफॉर्मिंग फोर्स एक वो फोर्स है जो व्हेन अप्लाइड, जब अप्लाई किया जाता है, चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दे। अब ये कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखिए इस चीज को समझिए। ये हमारे पास रबर बैंड है, इस रबर बैंड की कुछ ना कुछ क्या है, लेंथ है, और कुछ ना कुछ क्या है, ब्रेथ है। जब मैं इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाती हूँ तो लेंथ इंक्रीज हो रही है और ब्रेथ क्या हो रही है, इसकी डिक्रीज हो रही है। दैट्स मीन आपकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, शेप, साइज, वॉल्यूम, ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, कॉन्फ़िगरेशन में आती है। मैं यहाँ पे आपको नोट डाउन करा देती हूँ कि कॉन्फ़िगरेशन में आपका क्या क्या आता है। इसमें आता है आपका शेप, साइज, वॉल्यूम, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं आपकी, ये सारी की सारी चीजें आती हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन में। तो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होता है जिसकी वजह से बॉडी अपनी कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। लेंथ अगर इतनी है तो बड़ी हो जाएगी, साइज चेंज हो जाता है। साइज कैसे चेंज होता है, मैं आपको देखिए करके दिखाती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये बुक है, ये मेरे हाथ में एक बुक है, अगर मैं इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं तो ये अपनी शेप को चेंज कर लेगा। देखिए पहले ये ऐसा था कुछ, जब मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया अपनी डायरेक्शन में तो ये कुछ ऐसे हो गया, लेकिन जब मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देती हूँ तो हटाते ही अपनी शेप कैसे कर लेता है, दोबारा से रिगेन कर लेता है। यानी कि जो डिफॉर्मिंग फोर्स होता है वो साइज को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, और शेप को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो आई होप डिफॉर्मिंग फोर्स आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। इलास्टिसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी अपनी दोबारा से शेप और साइज में चेंज हो जाती है, रिगेन कर लेती है अपनी प्रॉपर्टी, जब उसके ऊपर से कोई भी फोर्स जो लगाया गया है, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, उसको हटा दिया जाए। तो ये हम पहले कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। अब ये क्या चीज है, तो देखिए परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक आपको पता है, इलास्टिक का मतलब वो होता है जिसके ऊपर से जब फोर्स हटा दिया जाए तो वो कंप्लीटली अपनी क्या आ जाए, शेप और साइज में वापस आ जाए, उसको बोलते हैं इलास्टिक। तो ये परफेक्ट इलास्टिक क्या है, तो चलिए सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन उसके बाद मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊंगी
कि परफेक्ट इलास्टिक बॉडी क्या होती है। तो देखिए, ए बॉडी विच रिगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ, कोई भी बॉडी जो अपनी ओरिजिनल लेंथ को चेंज कर ले इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिया जाता है तो बॉडी अपनी लेंथ को, साइज को, जो भी कोई भी उसकी चेंज हुई है कॉन्फ़िगरेशन, उसको दोबारा से इमीडिएटली उसी वक्त वापस कर लेती है जब उसके ऊपर से फोर्स को हटा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको ये रबर बैंड दिखाया था, जब आप इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो रबर बैंड की जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर से आपका डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया जाता है, ये दोबारा से अपनी उसी शेप में इमीडिएटली एकदम से 1 सेकंड के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसका मतलब ये बॉडी क्या है, ये परफेक्ट इलास्टिक बॉडी है। परफेक्ट इलास्टिक क्या होती है, जो अपनी शेप को दोबारा से उसी कॉन्फ़िगरेशन में ले आए जो उसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन थी, और इमीडिएटली ले आए, उसी टाइम ले आए, लाने में टाइम ना लगे। जैसे कि हमने स्पंज के साथ किया था, अगर आप उसके ऊपर कोई भी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, मान लीजिए मैंने लगाया, जैसे इसको छोड़ते हैं सेकंड के हिसाब से अपना क्या कर लेता है, शेप को चेंज कर लेता है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो अपनी बॉडी जो कॉन्फ़िगरेशन उनकी चेंज हुई है डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से, वो अपनी शेप को क्या कर लेती है, रिगेन कर लेती है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। जब उसके ऊपर से क्या हटा दिया जाए, जो आपका डिफॉर्मिंग फोर्स था वो हटा दिया जाए। तो आई होप आपको ये वाली टर्म भी समझ में आ गई होगी कि परफेक्ट इलास्टिक का मतलब होता है परफेक्ट, एकदम बढ़िया वाला, जो एकदम से हटाया डिफॉर्मिंग फोर्स और फटाक से अपनी शेप में वापस आ गया। तो चलिए बात करते हैं परफेक्ट प्लास्टिक की। अब प्लास्टिक से आप क्या समझते हैं, तो ये प्लास्टिक का क्या रोल है यहाँ पे। देखिए, ए बॉडी विच डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, यानी कि वो बॉडी जो अपनी शेप में वापस नहीं आ सकती अगर उसके ऊपर से जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हटा दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, प्लास्टिक है, आपके पास कोई भी प्लास्टिक की चीजें कुछ भी हो सकती है, अभी मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप कोई भी मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लास्टिक की कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने उस प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, जब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो आपने जब उसको छोड़ा तो वो उसी शेप में ही रह जाता है जिस शेप में आपने उसको छोड़ा है। जैसे ही आपने अपना जो हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स है वो हटाया, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो वैसा का वैसा ही हो गया जैसा आपने छोड़ा है। तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक। यानी कि प्लास्टिक, आपको पता है प्लास्टिक की शेप चेंज नहीं हो सकती है दोबारा से, जैसा आप उसको शेप देंगे उसकी शेप वैसी ही रहेगी। तो ये था हमारा जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, उसके इम्पोर्टेंट जो टर्म्स थी वो अच्छे से हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं ये सारी चीजें आपको बता रही हूँ उसका रीजन यही है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें आप अब करने वाले हैं उनके लिए आपको ये टर्म्स जानना जरूरी था कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है, इलास्टिसिटी क्या होती है, परफेक्ट इलास्टिक क्या है, परफेक्ट प्लास्टिक क्या है। क्योंकि अगर ये टर्म्स आपको समझ में नहीं आती तो बाकी के जो हमारे टॉपिक्स है वो भी आपके समझ में नहीं आएंगे। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो आपके लिए हमारा जो टॉपिक्स है, हमारा जो सिलेबस है वो बहुत इजी होने वाला है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक्स जो हमारे चैप्टर से रिलेट करते हैं, विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर की वो टर्म्स जो हमारे सिलेबस में हैं, जिसमें से हमारे क्वेश्चंस आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हम करने वाले हैं। आज आप जानेंगे कि अब जो आप काम करते हैं ना डेली लाइफ में, यानी कि नॉर्मली आप किसी ना किसी चीज पे, कोई भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते होंगे, बट आपको ये नहीं पता था कि आप जो फोर्सेस लगाते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। कहने का मतलब उनके नाम अलग अलग होते हैं। आज मैं उनके नेम आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन या फिर आप खुद किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, एक्चुअल में वो कौन सा फोर्स है। हमें लगता है हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी फोर्स लगा रहे हैं तो वो नॉर्मली फोर्स है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। बट अब आप क्या होने वाले हैं, अब आप इंजीनियर बनने वाले हैं, अब आपका डिप्लोमा होने वाला है, तो आपको अब थोड़ी सी साइंस, थोड़ी सी फिजिक्स, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना होगा। आपकी हर चीज में अब फिजिक्स होनी चाहिए।
मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ फिजिक्स होनी चाहिए, जो भी चीज आप सीख रहे हैं, जिस भी फील्ड से आप रिलेट करते हैं, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज इतनी नॉर्मली नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल पर्सन है, जो पॉलिटेक्निक नहीं कर रहा, जो डिप्लोमा कोर्स नहीं कर रहा, उसके लिए भी सारे फोर्सेस नॉर्मल है। फिर हमें और उनमें क्या डिफरेंस रह गया? तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आपको अपना जो कोर्स है उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना होगा। आपको पता होनी चाहिए कि जो चीजें आप पढ़ रहे हैं एक्चुअल डेली लाइफ में वो चीजें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं और उनके क्या क्या नेम होते हैं, क्योंकि जब तक ये डिफरेंस नहीं बन पाएगा आप में और उसमें, कोई भी डिफरेंस रह नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल कुछ सीखना, कुछ नया समझना, अपनी लाइफ को इम्प्लीमेंट करना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, जो कि हमारा किसका है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। तो जो सबसे पहली टर्म आपको यहाँ पे दिख रही है दैट इज स्ट्रेस। अब ये स्ट्रेस क्या होता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसको ये नहीं पता स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस आपने नॉर्मली सुना होगा कि जब कोई पर्सन बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच लेता है, किसी टॉपिक के बारे में सोच लेता है, तो वो ये कहना शुरू कर देता है बहुत स्ट्रेस है भाई, बहुत ज्यादा लोड हो गया है काम का। यानी कि स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? कहीं पे भी क्या लगना? फोर्स लगना। अब चाहे वो टेंशन का हो, चाहे वो किसी मतलब कोई सोच का हो, किसी थॉट का हो, यानी कि वो जो चीज है वो क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। और वो फोर्स कहाँ लग रहा है वो भी डिपेंड करता है। तो आपका स्ट्रेस क्या होता है? इज जस्ट एन प्रेशर, किसी भी चीज पे प्रेशर लगाना, यानी कि माइंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर होना, काम का प्रेशर होना, ऑफिस का प्रेशर होना, घर का प्रेशर होना। तो प्रेशर, तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस एक तरह का प्रेशर ही है। आप सिंपली मैथमेटिकली भी इसको समझ सकते हैं। जैसे प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। ऐसे ही आप देखेंगे कि आपकी जो स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाती हूँ, देन उसके बाद हम हमारा जो मैथमेटिकल टर्म है उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करें शुरू। तो हमारा जो टॉपिक है दैट इज स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस की डेफिनेशन देखिए आप, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ ए डिफॉर्मिंग बॉडी। जो बॉडी आपकी क्या हो रही है? डिफॉर्म हो रही है, वो आपका क्या हो जाएगा? वही आपका होता है यहाँ पे स्ट्रेस। ठीक है, तो मैथमेटिकली आप क्या कह सकते हैं? मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस होता है वो क्या होता है? वो होता है एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। इसको मैंने नॉर्मली प्रेशर की तरह क्यों नहीं लिखा, फोर्स अपॉन एरिया? क्योंकि इसमें क्या होगा? डिफॉर्मिंग फोर्स होगा, जो एक्चुअल में बॉडी को डिफॉर्म करने का काम करेगा। या तो उसकी शेप को चेंज करेगा, या साइज को चेंज करेगा, या वॉल्यूम को चेंज करेगा। कहने का मतलब डिफॉर्म करेगा, कुछ भी डिफॉर्म करे। तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? एरिया, पर यूनिट एरिया। आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा माइंड पे स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, तो पूरे सर में दर्द नहीं होता, कहीं एक पॉइंट पे होता है। जैसे किसी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ होता है, किसी के यहाँ होता है। तो वो डिपेंड करता है कि उसके किस एरिया में प्रेशर है, किस एरिया में फोर्स लग रहा है, टेंशन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, यहाँ पे आप पर को हटा दो क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी, इसका मतलब भी क्या होता है? पर होता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या? स्ट्रेस की डेफिनेशन। यानी कि क्या? आपका जब फोर्स अपॉन एरिया होगा तो वही आपका क्या होगा? स्ट्रेस होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे हमारी यूनिट की। इसकी यूनिट क्या होगी? तो भाई आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये अगर आपका फोर्स है और ये अगर आपका एरिया है, तो फोर्स की जो यूनिट होती है दैट इज न्यूटन, एरिया की क्या होती है आपके? मीटर स्क्वायर। तो आपकी जो यहाँ पे एसआई यूनिट होगी दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारी क्या हो जाएगी? यूनिट हो जाएगी। अब बात करते हैं हम किसकी? डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या होगा? चलिए देखते हैं। फोर्स का डायमेंशन सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, जैसा कि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स आपका डिफॉर्मिंग फोर्स है, नॉर्मल फोर्स नहीं है। नॉर्मल फोर्स का मतलब होता है ऐसे, जैसे कि ऐसे एक फोर्स लगाना, इस पे कोई चेंजमेंट नहीं आया बॉडी में। बट जब आप ऐसा फोर्स लगाते हैं जो किसी की शेप को क्या कर देता है? चेंज कर देता है, साइज को चेंज कर देता है, ये आपका क्या होता है? ये आपका डिफॉर्मिंग फोर्स होता है।
तो आपको क्या देखना है, फोर्स का यह डायमेंशन क्या होता है याद होना चाहिए, अब तक तो आपको याद हो गया होगा, m1 l1 t-2, और आपका जो एरिया होता है उसका होता है आपका l स्क्वायर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो फटाफट से बताइए क्या बन जाएगा हमारा डायमेंशन, यहाँ पे बहुत इजी है, आपका ये हो जाएगा m1 l-1 t-2। क्या आपके ये समझ में आया कि मैंने ये कैसे किया? बिल्कुल आसान था, इजी था, जस्ट मैंने फोर्स का लिखा, एरिया का क्या होता है लेंथ इंटू लेंथ, फिर हमने जब इसको सोल्व किया, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा -2, और -2 में से जब आप 1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आपके पास स्ट्रेस का क्या निकल के आ जाएगा, डायमेंशन निकल के आ जाएगा। डायमेंशन आपको निकालने आने चाहिए। मैं दोबारा से कहना चाहूंगी, जितने भी आप डेफिनेशन एग्जाम में करेंगे, जितनी भी एग्जाम में आपको डेफिनेशन दी जाएगी, उन सभी डेफिनेशन के साथ कंपल्सरी है, चाहे आपको क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, बट आपको यूनिट और डायमेंशन जरूर लिख के आने, अदरवाइज आप अपने मार्क्स खो सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आपके एग्जाम में जो आपकी डेफिनेशन दी हुई रहती है, डेफिनेशन के साथ आपको साथ साथ उसकी मैथमेटिकल टर्म यानी कि उसका फॉर्मूला, उसके यूनिट और उसका जो डायमेंशन होता है वो जरूर लिख के आना है। तो ये तो था हमारे स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस एक्चुअल में होता क्या है। स्ट्रेस जो आपका फोर्स है, फोर्स पर एरिया होता है, यानी कि आपका किसी भी बॉडी पे कहीं पे भी कितना फोर्स लग रहा है, कितने एरिया पे। तो ये थी हमारी मैथमेटिकल टर्म किसके बारे में, हमारे स्ट्रेस के बारे में। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि ये जो फोर्स लगता है ना पर यूनिट एरिया, ये भी आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लगता है। ये नॉर्मली फोर्स नहीं लगता, हमने कहा हमने किसी चीज के ऊपर फोर्स लगाया, उसका साइज चेंज हो गया तो वो आपका क्या बन गया, स्ट्रेस बन गया। नहीं, ये भी बहुत टाइप का होता है। मैंने बताया तो फोर्स बहुत टाइप से लगाए जाते हैं, बट हम सोचते हैं फोर्स एक ही टाइप से लगाया जाता है। देखिए सीखेंगे हम कि हमारे जो स्ट्रेस है यानी कि फोर्स लगाने का तरीका है वो डिफरेंट डिफरेंट है, और वो कौन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। हम स्ट्रेस के तो जो हमारा फर्स्ट है दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है, किसी भी डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आप उस डेफिनेशन का एक बार वर्ड देखिए, जो डेफिनेशन पूछी गई है उसकी। बोला है नॉर्मल स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया, बट नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि वो जो फोर्स लगेगा उस एरिया पे वो नॉर्मली लगेगा। अभी नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाने वाले हो अगर वो नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री पे लग रहा है, तो वो आपका कौन सा होता है, वो होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। तो चलिए डेफिनेशन करते हैं, फिर मैं आपको इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। तो देखिए क्या है यहाँ पे हमारी डेफिनेशन, व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट नॉर्मली। जब आपका डिफॉर्मिंग फोर्स कैसे लगेगा, नॉर्मली लगेगा, 90 डिग्री पे लगेगा, ओवर एन एरिया ऑफ बॉडी, किसी भी एरिया पे, देन द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप। तो अंदर से ना एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होता है पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी, उस एरिया पे। नया है समझ में, चलिए समझाती हूँ। दो फोर्स काम करते हैं, पहले आप इस चीज को ध्यान से समझिए, बहुत ही शांति से। दो तरह के फोर्स होते हैं, पहला होता है डिफॉर्मिंग फोर्स और दूसरा होता है रिस्टोरिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स होता है जो आप अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी अपनी शेप, साइज, वॉल्यूम वगैरह को चेंज कर दे। और रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो अंदर लगता है, जो बॉडी खुद से क्रिएट करती है, जिसकी वजह से बॉडी अपनी, जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं, बॉडी अपनी दोबारा से शेप में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब मैं आपको समझाती हूँ इसको प्रैक्टिकली करके। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये स्पंज है, ठीक है। इस स्पंज पे जब मैं फोर्स लगाऊंगी, अब बात कर रहे हैं नॉर्मल स्ट्रेस की, तो ये जो फोर्स लगाऊंगी मैं लगाऊंगी नॉर्मली, कहने का मतलब 90 डिग्री पे। तो मैंने यहाँ पे लिया और मैंने इस पे 90 डिग्री पे क्या लगाया, फोर्स लगाया कुछ इस तरह से। और ये फोर्स कंप्लीट बॉडी पे नहीं लगा, ये सिर्फ इस एरिया पे लगा है जहां तक मेरी फिंगर जा पा रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी एरिया पे जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं। तो जो फोर्स मैं लगाऊंगी वो होगा डिफॉर्मिंग फोर्स, जो इसकी शेप को चेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर नॉर्मली क्या लगाया, फोर्स लगाया, और क्या हो गया, बॉडी चेंज हो गई, बॉडी की शेप चेंज हो गई, और सिर्फ उस एरिया की हुई है जहां तक मेरी फिंगर गई है। अब ये जो मैंने फोर्स लगाया ये था हमारा क्या, डिफॉर्मिंग फोर्स।
जो इसको डिफॉर्म कर रहा है, जो इसको खराब कर रहा है, जो इसकी शेप को बेकार कर रहा है। बट इस बॉडी के अंदर खुद से, जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बॉडी के अंदर खुद से ही क्या आ गया, रिस्टोरिंग फोर्स। और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, ये रिस्टोरिंग फोर्स दोबारा बॉडी को उसी शेप में लाने की कोशिश करता है जो शेप इसकी पहले थी। तो जैसे ही मैं इस जो हमने नॉर्मल स्ट्रेस लगाया इसको हटा देती हूँ, बॉडी अपनी दोबारा से उसी स्टेज में वापस आ जाती है जो इसकी शेप पहले थी। तो ये होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, सिंपली 90 डिग्री पे फोर्स लगाना, शेप चेंज करना। और रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स एक इंटरनल फोर्स होता है। इंटरनल फोर्स किसी भी बॉडी का जो उसकी शेप को दोबारा से वापस ले आता है, जैसे ही उसके ऊपर से रिस्टोरिंग फोर्स को क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। तो ये था हमारा क्या, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल से आप याद रखेंगे, सिर्फ नॉर्मल वर्ड याद रखोगे तो भी आपकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। अगर किसी बॉडी पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नॉर्मली फोर्स लग रहा है मतलब 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है और उसके अंदर एक एक्सटर्नल इंटरनल एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है, वो आपका क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो आई होप आपके नॉर्मल स्ट्रेस अच्छे से समझ में आ गया हो, आप इसको कर सकते हैं, आपके समझ में भी आ गया हो। तो चलिए हमारे नेक्स्ट वाले स्ट्रेस पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वाला स्ट्रेस क्या है, शायद आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, तो अब मैं बता देती हूँ। ये है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। ये कैसा स्ट्रेस है भाई, देखिए, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, अगर किसी भी बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिस डायरेक्शन में आप क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है टेंसाइल स्ट्रेस। नहीं आया समझ में, बताती हूँ। देखिए, जैसे कि कोई भी बॉडी है और उसके ऊपर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया, और उस बॉडी में जो चेंजमेंट आया फोर्स लगाने के बाद, वो उसकी लेंथ में आया। तो और जो आपने फोर्स लगाया था उसी डायरेक्शन में ही चेंज आया है, तो वो आपका होता है टेंसाइल। बताती हूँ, ये हमने यहाँ रबर बैंड लिया है, मैंने रबर बैंड में एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया सिर्फ नीचे वाले एरिया पे, क्योंकि हमें किसी एरिया पे ही स्ट्रेस लगाना है। तो मैंने इस रबड़ को पकड़ा और इसके एक साइड से मैंने इसको नीचे की तरफ खींचा, नीचे बिल्कुल नीचे की तरफ लेके गई। तो दोबारा देखो, मैंने फोर्स लगाया नीचे की तरफ कुछ इस तरह से, तो जो लेंथ चेंज हुई वो भी किस में हुई, नीचे की तरफ। तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है, ध्यान से सुनिएगा वर्ड्स को, इंक्रीज इन लेंथ, अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है और उसी डायरेक्शन में हो रही है जिस डायरेक्शन में आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है, तो वो जो स्ट्रेस होता है आपका, वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस। ये चीज समझ में आया आपको। नॉर्मल स्ट्रेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे नॉर्मली लगता है जो उसकी शेप को चेंज कर देता है और उसके अंदर क्या ले आता है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ले आता है। और टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लगाया जाए तो उसकी लेंथ को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, लेंथ को इंक्रीज कर दे और उसी डायरेक्शन में करे जिस डायरेक्शन में आपने क्या लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो ये तो था आपका क्या, टेंसाइल का स्ट्रेस। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले स्ट्रेस पे, देखते हैं वो क्या बताता है हमें। हमारा नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेस, यानी कि यहाँ पे आप इंक्रीज कर रहे थे, सीधी सी बात है, यानी कि जब इंक्रीज करते तो ऐसे करते। कंप्रेस का मतलब क्या होता है, दबाना, किसी भी चीज को कंप्रेस करना, दबाना। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा आपका, इफ देयर इज एन डिक्रीज इन लेंथ ऑफ वायर और कंप्रेशन ऑफ बॉडी, जब किसी भी बॉडी की लेंथ को डिक्रीज किया जाए तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो स्पंज था, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, कंप्रेसिव फोर्स, तो देखिए लेंथ बहुत बड़ी है इसकी। जैसे ही मैंने इसको क्या किया, जैसे ही मैंने इसको कंप्रेस किया तो इसकी लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज। अब ये मेरी मुट्ठी में आ चुका है, दैट्स मीन कि इसके ऊपर जो मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया है उसकी वजह से इसने अपने एरिया को कम कर लिया, लेंथ को कम कर लिया। तो अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो टेंसाइल होगा, अगर डिक्रीज हो रही है तो कंप्रेसिव होगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो होता है उसका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। इनको मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देती हूँ
मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक बॉडी है, मैंने कोई भी एक बॉडी ले ली, उसकी लेंथ जो है वो पहले थी L, ठीक है। मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन में लगाया, तो इसकी थोड़ी सी जो लेंथ है वो चेंज हो जाती है, मान लो यहां तक आ गई, तो ये जो बॉडी है हमारी वो क्या होगी, थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, कुछ इस तरह से, है ना, मानते हो आप लोग। तो यहां तक तो इसकी लेंथ कितनी थी, L थी, लेकिन ये जो चेंजमेंट आया इसको बोलते हैं डेल L। तो जब लेंथ में चेंज आ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो वो होती है आपकी टेंसाइल स्ट्रेस। लेकिन ऐसा ही अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाती, इसको क्या करती, कंप्रेस करती, तो ये जो यहां तक थी इसकी लेंथ यहां आ जाती, तो अब आपकी जो लेंथ हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है, कहां तक, यहां तक। और वो जो डिक्रीज होती है वो कितनी होती है, वो होती है आपकी डेल L। मैंने आपको डेल के बारे में पहले भी बताया है, डेल का मतलब होता है स्मॉल चेंज, चाहे वो चेंज आपका इंक्रीज हो, चाहे वो चेंज आपका डिक्रीज हो, उसको किससे शो करते हैं, उसको शो करते हैं हमारा डेल से। तो डेल हमें ये बताता है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन स्मॉल चेंज हो रहा है। जैसे कि ये डेल के आगे अगर मैं V लगा दूं तो ये वॉल्यूम बन जाता है, डेल P लगा दूं तो ये प्रेशर बन जाता है, डेल T लगा दूं तो ये टेम्परेचर बन जाता है, डेल F लगा दूं तो ये फोर्स बन जाता है। यानी कि कुछ भी ऐसे फिजिकल टर्म जिसमें इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, उसके लिए हम क्या लगा देते हैं, डेल लगा देते हैं। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा टेंसाइल स्ट्रेस कौन सा होता है। तो टेंसाइल कौन सा होता है, जब आप फोर्स लगाओ और बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाए तो टेंसाइल होता है। जब आप दबाओ, स्ट्रेस करो, तो वो क्या हो जाए आपका, उसकी लेंथ डिक्रीज हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस। और कंप्रेसिव स्ट्रेस का ही जो आपका दूसरा नाम होता है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा कि हमारा जो टेंसाइल और कंप्रेसिव होता है वो क्या होता है। और फिर अब आते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेंजेंशियल और शियरिंग स्ट्रेस। व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंशियली टू सरफेस ऑफ ए बॉडी। टेंजेंशियली का मतलब क्या होता है, देखिए समझाती हूँ, ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये बुक है, आप इसके यहाँ पे कॉर्नर से इसकी शेप को देख सकते हैं। जब आप इसके ऊपर कुछ इस तरह से क्या लगाते हैं, फोर्स, और इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, तो ये जो चेंजमेंट आता है ना, इसको बोलते हैं हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शियरिंग स्ट्रेस। ये थोड़ा सा आपको ज्यादा समझना मतलब इजी तब होगा जब आपकी बुक थोड़ी सी मोटी हो। मेरे को मोटी बुक मिली नहीं है। अगर आप कोई भी एक ऐसी बुक लेते हैं जो यहाँ से कॉर्नर से मोटी हो, फिर उसको ऐसे स्ट्रेस करते हैं, तो आप देखेंगे वो आगे की तरफ झुक जाती है, और जैसे ही आप अपने डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाएंगे अपनी शेप में वापस आ जाएगी। तो आपको मैंने जितने भी स्ट्रेस थे अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है कि हमारे जो टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है वो किस किस तरह से काम करता है और कैसे कैसे हमारा प्रैक्टिकली उस वर्क को किया जाता है। अब आप देखते ही कहीं पे भी जब कोई फोर्स लगाते हैं या फिर कोई आपके सामने फोर्स लगा रहा है, तो आप उसके फोर्स लगाने के तरीके को देख के बता सकते हैं कि वो कौन सा तरीका है, आई मीन कौन सा फोर्स है, यानी कि स्ट्रेस कौन सा लग रहा है, वो कौन सा स्ट्रेस है, टेंसाइल है, शियरिंग है, आपका कंप्रेसिव है या फिर नॉर्मल है। अगर वो 90 डिग्री पे लग रहा है तो वो आपका नॉर्मल बन जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी वर्क कर रहे हो और कोई और वर्क कर रहा हो, तो आपके सामने अगर कोई स्ट्रेस लगा रहा है तो आप ये बता सकते हैं ये स्ट्रेस का कौन सा टाइप है, ठीक है। और ये आपके लिए जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये फोर्स आपको बहुत बार आप यूज करेंगे, जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल स्ट्रेस कौन सा होता है, टेंसाइल कौन सा होता है, कंप्रेसिव कौन सा होता है, टेंजेंशियल कौन सा होता है, एक एक का आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इवन ये भी पता होना चाहिए कि ये बॉडी पे कैसे काम करता है, लॉन्गिट्यूडनली काम करेगा या कंप्रेस होगा या नॉर्मली लगेगा। ये सारी डिटेल मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप सभी को ये लिखेंगे, नोट डाउन करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इसकी एक एक टर्म्स को अपनी